नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम सिर्फ 5 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सिर्फ 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा बिहार जीके का ऑलरेडी हम सभी 200 प्रश्न कंप्लीट किए थे वन लाइनर के फॉर्म में, तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए, वहां पर सारा चीज ऐड किया हुआ है। बाकी बात 9 बजे सुबह में आपका मॉर्निंग में लाइव सेशन चलता है, तो इस लाइव सेशन में आप सभी जुड़ सकते हैं जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम बिहार पुलिस का आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, तो टेंशन फ्री होकर आप सभी तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो देखिए, अगर ध्वनि की गति की बात किया जाए, जो ठोस होता है या स्टील अगर दिया जाए या लोहा दिया जाए, तो इसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। दूसरा सबसे अधिक की बात किया जाए तो द्रव्य में होगा, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है कि गैस में, याद रखेंगे आप सभी। और सबसे कम निर्वात में, या कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि निर्वात में सबसे अधिक किसका चाल है, तो प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है। जबकि प्रकाश की अगर बात किया जाए तो ठोस में प्रकाश का चाल नहीं होता। याद रखिएगा, आप सभी चीजें क्लियर हैं। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा। बिल्कुल, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बतलाता है या क्या कहता है। पहला नियम से हमको जड़त्व का पता चलता है, या कहा जाता है कि संसार में जितने वस्तु हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई हम बाहरी बल ना लगाए। मान लीजिए कि एक पेड़ धरा हुआ है, तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक इसमें हम कोई बाहरी बल ना लगाएं। बाहरी बल लगाएंगे तो ये अपना स्थिति चेंज कर देगा। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। जबकि तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया टू प्रतिक्रिया। याद रखिएगा, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब में नाव तैर रहा है, ठीक है। इसमें नाव से कोई व्यक्ति अगर किनारे पे उतरता है तो नाव देखिएगा पीछे हटक जाता है। बात समझे, बिल्कुल समझे। या घोड़ा गाड़ी जो देखते हैं टमटम को, उससे देखिएगा अगर आगे कोई व्यक्ति उतरता है तो टमटम पीछे चल जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है हमें। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं आप सभी। H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, लिख लीजिएगा आप सभी। प्रश्न ये पूछा जा चुका है और ये सभी प्रश्न जो है पूछने की प्रबल संभावना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप सभी क्या बता सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 में होता है। तो याद रखिएगा, जल में हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपको एक अंगूठा का बटन मिलेगा, उसे जरूर दबा लीजिएगा। अगर आज का वीडियो जरा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है और मेरे लिए स्पेशल ये वीडियो तैयार किया गया है, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देता होगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब उसको दबाइएगा तो ऊपर में एक घंटी बनकर आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन 2 एरो वाला क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पीतल जो होता है ये आपका तांबा और उसके बाद जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। और पीतल का उपयोग किसमें करते हैं, सजावटी वस्तु बनाने के लिए या वाद्य यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत हो जाएगा, जिसे हम सभी लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यहीं से जो है कि आपका पित्त रस का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। पित्त रस का उत्पादन होता है। थायराइड तो आप सभी को पता है कि जो गला में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। नॉर्मल प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं ये सभी प्रश्न को। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, याद रखिएगा आप सभी। बट ये तो नॉर्मल प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डी है, जन्म के समय में, तो जन्म के समय में 300 हड्डी होती है और वयस्क होते होते
आपका जो है कि हड्डी क्या होता है, टूट के खत्म हो जाता है। 206 हड्डी बचते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मापक है? तो देखिए लाइट ईयर की बात किया जाए तो ये दूरी का मापक है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका मापक है? दूरी का। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बिहार पुलिस के लिए टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो देखिए आप सभी टेक्स्ट बुक पे जाके आप सभी टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए अभी टेक्स्ट बुक जो है कि भारी सेल में आपको दे रहा है। अगर अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिएगा तो मात्र में 307 रुपया में आपको मिल जाएगा। ये ईयरली पास प्रो है, एक बार ले लीजिए, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एग्जाम का टेस्ट आप दे सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है इसमें। बस आपको क्या करना है, जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सारा चीज का दिए हुए हैं। आपको युवा जीके का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, तुरंत आपको 12% हम आपको डिस्काउंट दिलवा देंगे। इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। तो जाइए, अभी सेल चल रहा है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए और देखिए अपना ग्रोथ को कहां पहुंचे हुए हैं आप सभी। अगला है बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सा है? देखिए यहां से पहले आप एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो ये प्रकाश वर्ष जो आप सभी देख रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर बात किया जाए तो याद रखिएगा 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही दर्शाता है। आपको याद रखेंगे आप सभी, एक लाइट ईयर जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन ही होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, इस गैस को भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बल्ब में? ये क्या करता है, जो फिलामेंट जो बल्ब में होता है उसको जल्दी जलने से बचाता है। अगर इसको नहीं भरा जाएगा तो फिलामेंट जो होता है वो तुरंत बरक के खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है कि इसको उसमें मेंशन किया जाता है ताकि फिलामेंट बचा रहे और लंबे अवधि तक चले। कहा जाता है कि बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वही आपका टूट जाता है। तो ये ऑर्गन नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, वो टूटने लगता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। या कहते हैं कभी कभी गल जाता है, इसी कारण से इसका उपयोग करते हैं, जिससे बल्ब की उम्र बढ़ जाती है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? देखिए सोडियम को हमेशा तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किसमें? तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है। याद रखिएगा आप सभी, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जो कह सकते हैं कि हवा और पानी में, जो हवा है और उसके बाद जो पानी है, इसके संपर्क में अगर सोडियम को लाया जाए तो ये विस्फोट हो जाता है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? यानी कि दूध से जो दही बनाता है वो कौन सी बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है और यही जो है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? देखिए मानव शरीर में खून का लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अच्छा, पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। पता है आप सभी को? बिल्कुल, लोह पाया जाता है और लोह हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बात समझे। क्लोरोफिल तो आप सभी को पता है कि ये आपका पत्ती से संबंधित है, आपका क्लोरोफिल। अगला है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, जिसे हम सिर्फ फीमर कहते हैं। इंग्लिश में फीमर, हिंदी में जांग की हड्डी कहते हैं। लगभग इस हड्डी की लंबाई जो होता है वो 18 इंच का होता है। कितने इंच का? 18 इंच का होता है। और पूरे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी की बात किया जाए तो यही होता है। कठोर तो आपका दांत होता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जिसे हम सिर्फ कान की हड्डी कहते हैं। तो दो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको याद रखना है जो हुबहू प्रश्न आ सकता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। याद रखिएगा आप सभी, सबसे हल्की गैस है। बात समझे। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है। बात समझे, बिल्कुल। उसके बाद है सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जिसे हम सभी कान की हड्डी कहते हैं। तो अभी आपको बताएं, सबसे ऊर्जावान ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन ही सबसे ऊर्जावान ईंधन है और इसे हम सभी
भविष्य का भी ईंधन कहते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, जो कि 1957 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट पर याद रखिएगा, स्पुतनिक 1। तो इतना अभी याद कर लीजिए मेरे साथ में। सबसे हल्की गैस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन H2O, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा बांस, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे ऊर्जावान ईंधन हाइड्रोजन, और पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा की इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। कुछ इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा जो प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। अतिरिक्त तथ्य में आप याद रखिएगा कि एम्पियर जो है ये विद्युत धारा माप की इकाई है, यानी कि विद्युत की धारा को हम किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, विभवांतर की इकाई क्या है? यानी कि विभवांतर को हमसे किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, ध्यान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? विद्युत की शक्ति को किससे मापते हैं? हम सभी वाट से मापते हैं। जैसे कभी देखते हैं घर में, आप देखते होंगे बिजली जब जलाते हैं बल्ब, 10 वाट का बल्ब है या 100 वाट का पंखा है, और 100 वाट का पंखा को लगातार 10 घंटा जलाते हैं तो 1 ही यूनिट आपका खर्चा होता है। इससे क्या पता चलता है? उसकी शक्ति पावर का पता चलता है। और किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। ओम जो है यह आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ओम, याद रहेगा, याद जरूर कर लीजिएगा, एक प्रश्न आ सकता है। दर्पण में बनने वाली तस्वीर कैसी होती है? देखिए, दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सीधी और आभासी होती है। तो याद रखिएगा, सीधी होगा और आभासी होगा। और ये समतल दर्पण की यहाँ पर बात किया गया है। तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होती है वो सीधी और आभासी और प्रतिबिंब के बराबर ही होती है समतल दर्पण में। अगला है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? तो इसमें लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। लोहा हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम, ये सभी आपका स्टेनलेस स्टील में शामिल होती हैं। और ये एक आपका जंग रोधी होता है आपका स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश को धन के रूप में जाना जाता है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा। नीचे इस साइड में आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा, नीचे में उसको जरूर दबा लीजिएगा, आप सभी मिस नहीं कीजिएगा। और इस साइड में व्हाइट कलर का आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको दबा के घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब घंटी पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, 2 एरो ऊपर में बना होगा तो उसको जरूर आप सभी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मुख्य रूप से धान को हम सभी चावल के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। देखिए, चावल की बात किया जाए तो चावल जो है भारत जो है वो दूसरा उत्पादक आपका कह सकते हैं कि देश है। पहला उत्पादक में चीन हो जाता है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है, याद रखिएगा आप सभी। गेहूं का उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो होता है वो भाषा होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब बेल्जियम में जो है, बेल्जियम में मुख्य रूप से 2 भाषा बोली जाती है, डच और फ्रेंच बोली जाती हैं, ध्यान देंगे आप सभी, डच और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार के याद रखिएगा आप सभी, प्रश्न आ ही जाता है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में होता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जाता है। दूसरा वाला 1886 में हुआ था और इसका अध्यक्ष किया था दादा भाई नरौजी ने। उसके बाद फिर बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, उसके बाद जॉर्ज यूले हो जाएगा। तो इतना फैक्ट आप जरूर इसके बारे में याद रखिएगा। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो देखिए, सबसे कम वन की बात किया जाए तो हरियाणा में है। सबसे अधिक वन कहाँ पे है? एमपी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा आप सभी। हरियाणा में देखिएगा वन जो है मात्र में 3.59% है। भारत में कुल वनावरण की बात किया जाए, यह वन क्षेत्र लगभग अभी 25% के अप्रॉक्स में हो चुका है, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 25% के अप्रॉक्स में है। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक जैव अविनाशी है? देखिए, जैव अविनाशी की बात किया जाए तो डीडीटी ये जैव अविनाशी होता है, याद रखिएगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा आप सभी, डाइक्लोरो डिपेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन
इसका फुल फॉर्म होता है जो एक हानिकारक कीटनाशक है। अच्छा, जैव अविनाशकारी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं उसी को जैव अविनाशकारी कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं। चीजें क्लियर हैं? अगला है कि निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो ठोस में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। ठोस में अणु सबसे निकट होते हैं, याद रखिएगा, और इनमें ऊर्जा सबसे कम होती है। और जो प्लाज्मा होता है ये सबसे अधिक ऊर्जा वाला अवस्था होता है, जो कि पदार्थों का चौथा समूह है आपका प्लाज्मा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 वाले तत्वों को कहाँ देखेंगे? तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है ये किसका है? तो ये आपका नियॉन का है, याद रखिएगा आप सभी। किसका है? नियॉन का है। तो ये अगर पता है तो आराम से लगा लीजिएगा। ये समूह 18 में आप देखिएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका एक निष्क्रिय गैस है नियॉन, और निष्क्रिय गैस वाला समूह 18 में है। अगला है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? किसी कंडक्टर का क्रॉस सिलेक्शन क्षेत्र पर करता है, किसी चालक का तापमान पर करता है। ऑप्शन नंबर सी में है कि आवर्ती संग्राहक पर निर्भर करता है। ये आपका गलत है, इस पर नहीं करता, जबकि एक कंडक्टर की लंबाई पर करता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। पोलियो उत्पन्न करने वाला, देखिए जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे फ्रेंड उसको याद जरूर रखिएगा। आसपास से प्रश्न प्रबल संभावना होता है कि पूछा जाता है, तो आपको याद करते चलना है। पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु जो है एकल स्ट्रेड वाला आरएनए वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पोलियो वायरस होता है वे आपका एक आरएनए वायरस होता है, याद रखिएगा आप सभी। और पोलियो वैक्सीन से इसका रोकथाम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कई बार आपको बताए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसके अलावा ये जो ऊर्जा मुक्त करता है या स्टोर करके रखता है वो एटीपी के रूप में रखता है, याद रखिएगा आप सभी। आवश्यकता के पड़ने पर ये टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। और इसे हम सभी कह सकते हैं कि ये किसका स्थल है? तो ये आपका एरोबिक श्वसन का स्थल होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए, बाह्यतम कक्षा की बात किया जाए तो इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और ये रासायनिक बंधन बनाने में मदद करता है। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि किंगडम प्लांटेड, जैसे पादप जगत जो होता है इसमें शामिल है। जो किंगडम प्लांटेड या प्लांट जो होता है जिसे पादप जगत कहते हैं, इसमें क्या शामिल होता है? तो ये सभी, जैसे कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, सेवाल और ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म, ये सभी शामिल होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये सभी को पता है कि काला दिखाई देता है। और जब आप जमीन से देखिएगा यानी कि पृथ्वी से देखिएगा तो आपको नीला दिखाई देगा। क्यों? परिकिरणन के कारण। किसका अच्छा चालक है? सॉरी, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। और दूसरा बात किया जाए तो दूसरा आपका कॉपर, जिससे हम सभी तांबा के नाम से जानते हैं। चांदी महंगा होने के कारण चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए तांबा का ज़्यादातर उपयोग होता है बिजली तार में। प्रोटीन उत्पन्न करने के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, प्रोटीन उत्पन्न करने के आधार पर संसाधनों को हम सभी 2 भागों में बांटे हैं। 2 भाग कौन कौन सा होता है? एक आपका जैविक संसाधन होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, और एक आपका क्या होता है? अजैविक होता है। देखिए, जैविक संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है हमको, जीवित स्रोतों से। जीवित में क्या आता है? जैसे कि वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गया, मछली हो गया, कह सकते कि पशु हो गया, ये सभी आपका क्या है? जीवित है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये जैविक संसाधन होगा। और अजैविक संसाधन क्या होता है? वे जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि खनिज, पानी, वायु, ये सभी क्या है? आपका निर्जीव है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भ निरोधक है? देखिए, गर्भ निरोधक की बात किया जाए तो ये सभी हो जाएगा। कंडोम हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा और डायाफ्राम हो जाएगा। तो ये सभी आपका गर्भ निरोधक हैं। देखिए, गर्भ निरोधक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेरियर मेथड जो होता है इसमें कंडोम और डायाफ्राम आता है, याद रखिएगा आप सभी। बेरियर मेथड में, तो इसको याद रखिएगा। बेरियर मेथड में क्या आता है?
कंडोम और डायाफ्राम आता है, और हार्मोनल मेथड में जो आता है गर्भ निरोधक गोलियां आता है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा जरूर आप सभी। अगला है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, जड़त्व की बात किया जाए तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम है, इससे हमको क्या पता चलता है, जड़त्व के बारे में पता चलता है। तो याद रखिएगा आप सभी, न्यूटन का पहला गति हमको जड़त्व के बारे में बताता है, और जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उसका उतना ही जड़त्व होता है। अगला है कि अम्लराज क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा सांद्र HNO3 और HCl होता है। अच्छा, एक भाग जो होता है नाइट्रिक एसिड, जिसे हम सभी HNO3 कहते हैं, और उसके बाद 3 भाग जो होता है वो आपका HCl होता है, जिसे हम सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और इसमें सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को घोलाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि घोलने में अक्षम होता है आपका। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा आप सभी, और ये क्या करता है, आपका सतत विकास को बढ़ावा देता है, ध्यान देंगे आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फिलिया की जोड़े से संबंधित हैं, तो राइजोबियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और ये एक बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधे की जड़ों में पाया जाता है, कौन, आपका राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है, इसमें विरोध प्रकट किया जा रहा है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना। हम सब आमचाल भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में मिलता है, कुल 9 रसों का इसमें उल्लेख है। अगला है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, तो इसमें आपका ओज काव्य गुण होता है। अच्छा, ओज काव्य गुण में क्या होता है, इसमें वीरता हो गया, गर्व हो गया, उत्साह को व्यक्त किया जाता है। बात समझे। सिर दर्द शब्द में समास बताइए, जो सिर दर्द में समास है तो इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो सिर का दर्द, सिर का दर्द, तो जो ये का है क्या है, कारक विभक्ति है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यशोधरा का जो होगा, यस में हलंत विसर्ग का प्रयोग होगा प्लस आपका धरा होगा, तो यशोधरा हो जाएगा। ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक क्या है, वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन में ए है कि ये कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि शुद्ध क्या है कि अब पटना हरा भरा हो गया, सही है। मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ, सही है। गुरुजी यह तो सारा अन्याय है, ये भी सत्य है। जो यहाँ पर कहानी संग्रह देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता कहानी संग्रह में, तब आपका सही होता, तो योजक चिन्ह इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए अलंकार से है कि कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज के नए, पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की विशेषता को कल्पनात्मक रूप से किसी दूसरे वस्तु की विशेषता के समान बताया जाए। क्या बताएं कि जब किसी वस्तु की विशेषता को कल्पनात्मक रूप से दूसरे वस्तु की विशेषता के समान बताई जाए, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर देखिएगा जो पंकज दिया हुआ है, पंकज का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता है कि कमल कहते हैं, तो यहाँ कमल को नए हो जाने के बारे में बताया है। तो आपको क्या बताएं कि जब किसी वस्तु की विशेषता को कल्पनात्मक रूप से किसी भी वस्तु के समान बताया जाए, तो यहाँ पंकज को नए के रूप में प्रकट किया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि पंकज अब नया हो गया, यानी कि कमल अब नया हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उद्योग शब्द हैं,
तो उद्योग आपका तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, जो कि तत्सम से बना हुआ है। तत्सम एक संस्कृत शब्द होता है और इसका मुख्य रूप से बात किया जाए तो उद्योग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका संस्कृत का शब्द है और तद्भव इसका बदला हुआ रूप है जो अभी हिंदी में प्रयोग करते हैं, उद्योग कहते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो देखते हैं, आंसर कर लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुतिकरण में निषेध रहती आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। अगला है कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार की पूर्णतः प्रकट किया जाए वहां कहलाता है या वह कहलाता है, तो इसे हम सभी वाक्य के नाम से जानते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वाक्य होता है, जो पूर्ण अर्थ देता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद से पूछा गया है कि मानुष हाथों वही रस खान वसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, इसमें कौन सा छंद होगा, तो देखिए इसमें सवैया छंद होता है। देखिए सवैया छंद में जो होता है, कुल छंद जो होता है इसमें 11 होता है, 12 होता है, 16 या 22 होता है, याद रखेंगे आप सभी। उसको हम सभी क्या कहते हैं, सवैया छंद के नाम से जानते हैं। और ये आपका तुकबंदी और लयबद्ध होती है, आपका सवैया वाला तुकबंदी और लयबद्ध होती है। अगला है कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को सीधे किसी दूसरे वस्तु के समान कहा जाए, कोई वस्तु है और उसको सीधे किसी दूसरे वस्तु के समान कह दिया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर प्रेम को क्या बताया गया है, प्रेम को अतिथि बताया गया है या अतिथि कहा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, यहाँ क्या कहा गया, प्रेम अतिथि है, तो प्रेम क्या है, अतिथि है जो खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, तो प्रेम को क्या बताया गया, अतिथि बताया गया। तो रूपक अलंकार में क्या बताएं कि जहां किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के एकदम बिल्कुल समान बता दिया जाए तो प्रेम को अतिथि बता दिया जा रहा है, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। शब्द और अर्थ के बीच संबंध है, तो बोधक और बोधिका होता है, ये राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए वाक्य शुद्ध की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थी ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये बिल्कुल आपका सही वाक्य है। बाकी बात ये सभी आपका गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वाच्य के प्रयोग से सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है। देखिए वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। वाच्य में भाववाच्य, कर्तृवाच्य, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा जल्द मरने वाला। 2 दिन का मेहमान का अर्थ है, अब 2 दिन का मेहमान रह गया है यानी कि जल्द ही मरने वाला है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही विचार होता है, जैसे कि राम पढ़ रहा है, सरल वाक्य है। उसके बाद एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य होता है, इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, वहाँ पर आपका क्या होता है संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि राम पढ़ता है और श्याम यहाँ पर क्या है खेलता है, तो और जो लगाया गया है ये संयुक्त वाक्य के लिए ही लगाया गया है, जो 2 वाक्य को विभाजित कर देता है, या कह सकते हैं कि 2 सरल वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करता है। और एक होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सरल है कौन मिश्र है, जहां लंबा बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। देखिए इसमें आपका मिश्र वाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कह सकते कि जब बारिश होती है तब किसान खुश होता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, ये मिश्र वाक्य है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे। तो ये रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद होते हैं। तो चलिए आज कितना है, आज की इस सेट में कुल आपको 54 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर था। इसमें PYQ प्लस में आपको न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया गया था, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बन सकता था वो सारा हम कंप्लीट करवाएं आप सभी को। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।